टॉप 3 में आ रही है इस टाइम, ठीक है। और जिस टाइम टेस्ला का ओनर ट्वीट कर रहा था उस टाइम वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में नंबर 1 पे, ठीक है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी एक किस कॉइन की ट्वीट कर रहा है? क्रिप्टो कॉइन की, जिसका ना तो कोई प्रोडक्ट है, ना ही कोई फिजिकल अपीयरेंस है, ना ही उसको देखा जा सकता है, ना ही इसको छुआ जा सकता है। और दुनिया का सबसे कामयाब, सबसे अमीर आदमी एक ट्वीट डालता है और उसी दिन उस कॉइन की निकल पड़ती है। अब क्या उसने ट्वीट फ्री में डाली होगी, आपसे इंस्पायर होगी या प्रोजेक्ट से इंस्पायर हो? कितने पैसे लिए होंगे? पहले खरीद लिया होगा या कम से कम 10,000 बिटकॉइन पहले लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि जिस दिन उसने ट्वीट डाली थी उस दिन डोजे कॉइन का एक दिन का वॉल्यूम 1.5 लाख बिटकॉइन था। कितना? 1.5 लाख बिटकॉइन, समझ रहे आप? तो क्रिप्टो ने बड़े से बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी इंसिस्ट कर दिया उनको प्रमोट करने के लिए। तो क्रिप्टो में तो कुछ बात होगी। एक कॉइन जो 2002 से शुरू हुआ और 2020 तक कोई पहचान नहीं, लेकिन एक आदमी ने उसकी पहचान इतनी बड़ी बना दी। आज भी लोग डोजे को होल्ड करते हैं, ठीक है। आज भी लोगों को उम्मीद रहती है कि शायद इलॉन मस्क कुछ ट्वीट करे और इस कॉइन की निकल पड़े, क्योंकि 70 सेंट तक कॉइन गया और आज क्या चल रहा है? 5 सेंट में। कितने में? 5 सेंट, मतलब 4.5 रुपए में आज आप खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों ने उसको 50-50 रुपए में भी खरीदा, ठीक है। तो मेरा ये कहने का क्या मतलब है कि जब हर तरह का कॉइन हिट हो सकता है कम्युनिटी की वजह से, तो एम कॉइन क्यों नहीं हो सकता? एम कॉइन भी हो सकता है। मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ आपके साथ भाई, एम कॉइन भी तो हिट हो सकता है। एक कॉइन को हिट होने के लिए सिर्फ 10 लाख लोग चाहिए अच्छे, और हमारे पास कितने लोग हैं? 15 लाख लोगों की कम्युनिटी है। और उस 15 लाख में भी कैसे कैसे लोग हैं जिनके सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है, जिनकी सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी हुई है। क्या जो बिटकॉइन या ये वाली कम्युनिटी के लोग होंगे, किसी की इतनी बड़ी प्रोफाइल होगी? मालिक की तो प्रोफाइल बन गई होगी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के, लेकिन जो उसके होल्डर्स होंगे उनकी इतनी बड़ी प्रोफाइल नहीं होगी। लेकिन मीथर नेक्सराइज की खास बात क्या है कि जो कंपनी के पास इसकी लीडरशिप है, जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है, जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है, उनकी सोशल मीडिया पे अपनी एक अलग से ही फैन फॉलोइंग है, एक अपनी अलग से ही पहचान, जो आपको किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिलेगी। आज आपके सामने कोई XYZ प्रोजेक्ट का नाम रखता है, क्या आपने कभी उससे मालिक का नाम पूछा? अगर वो मालिक का नाम बता भी देगा तो मालिक का कभी आपने उसका कोई एग्जिस्टेंस पूछा कि अगर ये मालिक है तो उसकी कोई पहचान तो होगी अपनी? कोई पहचान नहीं, बस नाम चल रहा है। और हम किस चीज के ट्रैप में आते हैं कि भाई अभी लगा दो, इतने दिन में ये इतना बढ़ चुका है। क्या आपने कभी सोचा कि जो शॉर्ट टाइम में 100 गुना 200 गुना हो चुका है, तो क्या वो आगे बढ़ेगा? अगर वो उतने टाइम में इतना बढ़ा है तो किस वजह से बढ़ा है? कोई वजह ढूंढी आपने? हम कभी नहीं ढूंढते। हम क्या करते हैं? हम ट्रैप में आ जाते हैं। और आप ही की तरह लाखों लोग हैं जो इंडिया मार्केट में ट्रैप में आते हैं। अब यहाँ पर एक तरफ एम कॉइन है। एम कॉइन शुरू हुआ 2020, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में कंपनी का एक तरीके से गठन हुआ। 21 नवंबर को कंपनी ने पहला पैकेज सेल किया था। क्या किया था? पहला पैकेज 21 नवंबर 2020 को सेल किया था, लेकिन प्रमोशन अक्टूबर 2020 में शुरू हो गया था, ठीक है, मीथर का। जायसवाल जी से मेरी मुलाकात शायद सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुई थी मीथर को लेकर। अब 2 साल से ज्यादा का पीरियड हो चुका है, इतनी बड़ी कम्युनिटी, लेकिन कॉइन अभी कितना पहुंचा है? अगर हम पहले वाले की बात करें तो उनकी तरफ से अभी 18 टाइम, मतलब 1800% हुआ। ये कॉइन भी 18,000 गुना जा सकता था, ठीक है। ये कंपनी भी मार्केट से पैसा उठा सकती थी, लेकिन इस कंपनी ने किस चीज पे फोकस किया? स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर कोई भी प्राइस ऑर्गेनिक वे में बढ़ता है तो वो स्टेबल रहता है, ठीक है। स्लोली ग्रेजुअली इन्होंने अपने कॉइन्स को मूवमेंट रखी, ठीक है। कम्युनिटी पे फोकस किया कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी कैसे आ सकती है। अब मैं बात करता हूं 1 साल पहले की। 1 साल पहले अगर आप में से कोई 5 लाख कॉइन विड्रॉ करके सेल करता, तो क्या 1 साल पहले कोई 5 लाख कॉइन खरीदने के लिए बैठा था? नहीं मिलता ना। लेकिन आज अगर आप 5 लाख कॉइन बेचते हैं तो बायर उससे ज्यादा के बैठे, सिर्फ 1 साल में। अगर मैं 1 साल के बाद देखूं
अब आपके पास 50 लाख कॉइन है और आप 50 लाख कॉइन इंस्टेंट बेचना चाहते हैं, तो एक साल के बाद बायर इतने ज्यादा होंगे कि वो 50 लाख जो कॉइन है आपके, आप ऑर्डर बाद में लगाएंगे, प्लेस बाद में करेंगे सेल का, और वो बाय पहले हो चुका हो। तो कम्युनिटी की ये पावर है। जब बाइंग करने के लोग खड़े होंगे तो प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। और प्राइस बढ़ने के बहुत सारे रीजन भी हैं। अगर मैं एक कॉइन की बात करूं, ठीक है, कि एम कॉइन चल रहा है, अब एम कॉइन का यूज केस कंपनी बना रही है। यूज केस कहां बना रही है? ऑनलाइन सर्विसेज में और फिजिकल सर्विसेज में। अभी जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया लुधियाना के अंदर बिग बाइट स्टोर खुला हुआ है, वहां पर ऑलरेडी एम कॉइन का बार कोड लगा हुआ है। आप जाइए, जो भी आपको सामान खरीदना, आप सामान वहां से खरीद सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका कोई कुलीग है जो लंदन बैठा है, उसने अपना बिजली का जो बिजली का बिल है घर का वो भरना है, या गैस का बिल भरना है, या कुछ भी पे करना है, तो वो भी एम कॉइन के द्वारा पे किया जा सकता है, ठीक है। वहां पर कंपनी ऑलरेडी सर्विसेज को शुरू कर चुकी है। अब अगर आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन कितनी जगह यूज हो रहा है बताइए आप? कहीं भी यूज नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स हैं जो बिटकॉइन में पेमेंट लेती हैं बस, लेकिन अगर मैं फिजिकली कहीं बिटकॉइन जाके यूज करना चाहूं तो बिटकॉइन फिजिकली कहीं यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा फियर है लोगों के अंदर कि प्राइस इसका कभी भी ड्रॉप हो सकता है। मान लो अभी 20-21 हजार डॉलर चल रहा है, 19 हजार डॉलर कब आ जाएगा कुछ नहीं पता। इस वजह से लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते एज ए पेमेंट। लेकिन उसके बाद एक स्टेबल कॉइन बना क्रिप्टो के अंदर जिसको हम बोलते हैं यूएसडीटी। क्या बोलते हैं? यूएसडीटी। अब यूएसडीटी हर वेबसाइट्स जो क्रिप्टो का पेमेंट ऑप्शन दे रही है वो यूएसडीटी का ऑप्शन दे देती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पता है कि प्राइस ना तो 1.01 से ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। जितनी पेमेंट उन्होंने एक्सेप्ट की है ये पेमेंट उतनी ही रहने वाली, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है। अब जो यूएसडीटी है वो यूएसडीटी इस टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है बिटकॉइन से, समझ रहे? अगर आप गूगल करेंगे तो इस टाइम बिटकॉइन से ज्यादा होल्डिंग जो है लोगों की वो किस चीज में है? यूएसडीटी में। लेकिन यूएसडीटी भी 10 ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। कितने? 10 ब्लॉकचेन, अलग अलग टोकन है सब जगह। यूएसडीटी की अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं, 10 ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। कई केसेस इसके ऊपर चल रहे हैं और कई बार इसमें लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है। लेकिन इतनी सारी चीजों के बावजूद भी ये सबसे ज्यादा होल्डिंग जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? यूएसडीटी की करते हैं, क्योंकि बाकी सब जगहों से उनको लगता है फिर भी सेफ, ठीक है। अब यूएसडीटी एक्सेप्ट करने के साथ साथ जब कम्युनिटी ने एम कॉइन को यूज करना शुरू किया, अगर किसी ने 6 महीने पहले एम कॉइन एज ए पेमेंट एक्सेप्ट की, मान लो सुहेल नामी है ना, सुहेल साहब ने ये कोट पैंट की पेमेंट ली, 2000 या 5000 या 10,000 हमने इनको एम कॉइन में पे किया 6 महीने पहले, क्या आज इनका वो घटा या बढ़ा? बढ़ा ही है। 6 महीने के बाद घटने के चांसेस है, पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ने की है। बढ़ने की क्यों है? क्योंकि जो कंपनी उसके पीछे मैकेनिज्म बना रही है उस पे वो डे नाइट काम कर रही है कि इसका प्राइस सिर्फ ग्रोथ में जाए। 99% इसकी जो पॉसिबिलिटीज है प्लस की हो, माइनस की कब हो सकती है? जब हम सब बेचने आ जाएंगे। वो तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर उससे भी सारे लोग पैसा निकाल लें तो वो भी जीरो हो सकता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं, समझ रहे हैं? हो सकता नहीं हो सकता, इतना मैकेनिज्म तो आप समझते होंगे। अब आप कहते होंगे अपना ही पैसा हम बैंक से लेने जा रहे हैं फिर भी दिवालिया कैसे हो जाएगा, गवर्नमेंट कैसे नहीं दे पाएगी? होता क्या है, जो आपने पैसा दिया, फिजिकल पैसा दिया, बैंक ने आपको दे दिया नंबर 1 डिजिटल, अब वो नंबर लेके आप खुश है। किसी का अकाउंट में 10 लाख है, किसी के अकाउंट में 1 करोड़ है, तो वो क्या है? वो डिजिटल नंबर है। जब नोटबंदी हुई 2017 के अंदर तो उस टाइम 16 में हुई, हाँ 16 के लास्ट में, 16 नवंबर में, 2016 नवंबर, तो उस टाइम बड़े बड़े जानकार ने बताया कि जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ 3% है। कितनी? 3%। जो नोट है ना वो सिर्फ 3% है, 97% सिर्फ नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है? सिर्फ नंबर की गेम चल रही है। अगर बैंकों के पास, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 1 लाख करोड़ रुपए जमा है हमारे, तो एक्चुअल में उसके पास कितना पैसा है?
सिर्फ 3% का पैसा, 97% है ही नहीं। तो सिर्फ अगर 10% अकाउंट होल्डर पैसा विड्रॉ करने चले जाएंगे तो क्या होगा, बैंक दे नहीं पाएगा। होता है ना, किसी ने बड़ी पेमेंट लेनी हो तो आपको पहले फोन करना पड़ता है कि मुझे आज 50 लाख निकलवाना है, तो बैंक को पहले बताना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी है जो पैसे लेके आएगी। हर बैंक ने एक थर्ड पार्टी को ऑथराइज किया हुआ है, अपने पास रखा हुआ है, उसके साथ वो किया हुआ है एग्रीमेंट, जो कैश लेके आते हैं। जो बैंक में जमा होता है वो भी वो लेके चले जाते हैं, और जब उन्हें कैश चाहिए होता है तो वो लेके भी आते हैं। पता है आपको, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज अलग होती है, बैंक की अपनी कभी नहीं होती। अब ये सारी चीजों के अंदर अगर आप देखेंगे मैकेनिज्म में, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या यूटिलाइज कर रहे हैं या हमारे पास क्या है। हर आदमी के पास नंबर है। अब लोग जब क्रिप्टो के अंदर बैठते हैं तो वो बोलते हैं क्रिप्टो क्या है, ये तो डिजिटल नंबर है, ये बोलते हैं ना। जो ज्यादा समझदार लोग हैं वो क्या कहते हैं, तो डिजिटल नंबर है, ये कभी भी खत्म हो सकते हैं। ये नंबर कभी नहीं खत्म हो सकते, लेकिन आपके बैंक वाले नंबर जरूर खत्म हो सकते हैं। ये क्यों नहीं खत्म हो सकते, क्योंकि ये किसके ऊपर चल रहे हैं, ये ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहे हैं। ब्लॉकचेन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिक्योर है, ठीक है, सबसे ज्यादा सेफ है, और ये खुद आप ट्रांसपेरेंट भी है, आप देख भी सकते हैं। क्या आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पेटीएम या इन कंपनीज के पास कितना पैसा है? हम में से किसी के पास ये रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट सिर्फ आरबीआई के पास हो, हमारे किसी के पास नहीं। लेकिन किसी भी ब्लॉकचेन पे कितने अकाउंट होल्डर हैं, कितनी उसकी एसेट वैल्यू, ये हम सबके पास हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? हम सब कुछ देख सकते हैं। देखिए, इस मार्केट को आपको समझने की जरूरत है। इसको बड़े सिंपल वे में समझाऊं ताकि हर आदमी को समझ में आ जाए। अब इसके समझाने का जो तरीका है वो कैसा है, मान लो जो इंटरनेट है, इंटरनेट कब आया, www. कब आया? 1990 में ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है। और उस टाइम पे जब इंटरनेट आया तो एक ग्रीन कलर का ई बना हुआ इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था। क्या चलता था? इंटरनेट एक्सप्लोरर चलता था। वो बड़े से कंप्यूटर होते थे लोगों के पास, ठीक है। अब कुछ भी करना होता था तो आदमी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता था और उस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके चीजों को करता था। तो सन 1990 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर आया, ठीक है, जीमेल आई, ऑरकुट आया, ठीक है, याहू आया, रेडिफ आया, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट सन 1990 के अंदर आए। अब ये क्या था, ये सिर्फ राइट करने वाला एक कंटेंट था, कंटेंट ही तो था भाई, वर्डिंग ही थी ना सारी चीजों में। आप इंटरनेट पे जाते थे तो क्या मिलता था, कंटेंट ही तो मिलता था, कोई वीडियो वगैरह थोड़ी मिलती थी आपको, कंटेंट था। और याहू, रेडिफ, ये जितनी भी कंपनीज थी, इन्होंने क्या किया, जब इनके पास यूजर बेस आ गया तो इन्होंने जो अपनी इनकम की वो किस चीज से की, एडवर्टीजमेंट। इनके बैनर ऐड चलती थी उस टाइम पे। अगर आप याहू खोलते थे या याहू की आपके पास ईमेल थी तो आपकी ईमेल पे ऐड आती थी ना। तो 1990 के अंदर बहुत सारी ये कंपनीज आई जिन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए गेट ओपन किए। क्या किए? गेट ओपन किए। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये वाले 1990 के लोग हैं और ये वाले भी 1990 के लोग हैं, ठीक है। अब 1990 के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी आई इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ठीक है, जीमेल की या याहू की या रेडिफ की, कि आप उसका पार्ट बन सकते थे, एक एंजल इन्वेस्टर बन के 5 लाख 10 लाख 20 लाख लगा के आप उसकी कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग खरीद सकते थे। हर कंपनी ने मौका दिया। अब इधर वालों के पास भी पैसा था, अब इधर वाले जो थे इनके पास भी पैसा था, लेकिन इनका बिलीव किस चीज में था, जमीन में, है ना। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिलीव लोगों का या तो जमीन में है या सोने में। सोना कौन सा, वो सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड, ठीक है, लैंड और गोल्ड, ठीक है। औरतों का इंटरेस्ट भी गोल्ड में रहता है तो आदमी का अपने आप बन जाता है, क्योंकि बीवी सलाह देती है कि जमीन का तो सबको पता लगेगा, गोल्ड का मुझे ही पता लगेगा, क्या आप ला के रखो, होता है ना। अब इधर वालों ने क्या किया, मान लो आप सभी के पास 10 लाख रुपए, 1990 में 10 लाख रुपए हम मान सकते हैं मिडिल क्लास आदमी जोड़ सकता था। 10 लाख रुपए ना होते थे, मतलब लोगों के एसेट वैल्यू के लिए कुछ भी कह लें। अब इधर वालों के पास भी 10 लाख, इधर वालों के पास भी 10 लाख। अब आप दोनों में सबसे ज्यादा समझदार ये लोग, क्योंकि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि पैसा जो है जमीन में लगना चाहिए
या गोल्ड में लगना चाहिए, सोने में लगना चाहिए, है ना। अब इधर वाले सोच रहे हैं कि ये नई क्रांति है www की, ये इंटरनेट की जो दुनिया है ये नई क्रांति है, और इधर वालों ने क्या किया, उस क्रांति में कूद पड़े, उस क्रांति की आग में क्या किया, इन्होंने कूद पड़े। अब ये 10 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया, और इन्होंने 10 लाख रुपए लखनऊ के किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया। 1990 का लखनऊ कैसा था, अब 2020 के जैसा तो नहीं था, डेवलपमेंट हो रही थी, स्टार्ट हुई थी। अगर किसी ने, मान लो ये सज्जन है, क्या नाम है आपका, अनिल जी, अनिल जी ने ये गोमती नगर में विभूति खंड, ठीक है, 10 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर लगाया, तो आपको क्या लगता है कि 2020 में वो पैसा आपका कितना हो गया, 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। 10 लाख का हम ये कह सकते हैं 10 करोड़ हो गया, चलिए 1 करोड़ हो गया। अब इधर वालों ने 10 लाख रुपए लगाया था याहू के अंदर या ऑर्कुट के अंदर या किसी चीज में, इनको 2020 तक भी वेट नहीं करना पड़ा। तो 1990 से लेके सिर्फ सन 2005 तक ही या 10 तक ही इनका पैसा कितना हुआ, इनका पैसा 10 लाख वो कन्वर्ट हो गया तकरीबन 100 करोड़ में, कितना, 100 करोड़ में, ठीक है। अब जब ये था Web.0 Web.1 का जमाना, ठीक है, उस टाइम उसको बोलते थे कि Web.0 क्योंकि www जब आया, ठीक है, इसको वेब एड्रेस बोलते थे, तो Web.0 का जमाना था, Web.0 का जमाना। उसके बाद .1 आया। अब जब .2 आया, .2 क्या था, पेटीएम आई, ठीक है, पेटीएम के बाद यूट्यूब आई, यूट्यूब के बाद इंस्टा आया, ठीक है, इन सब में लोगों ने इन्वेस्ट किया, अलीबाबा आया, आप स्टोरी तो पढ़ते ही है ना, किसी ने व्हाट्सएप में इन्वेस्ट किया, किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया। अब 2005 में ये तकरीबन 10 करोड़ कमा के बैठे, हमने ये मान लिया, आपके 10 लाख से 10 करोड़ बन गए, इधर वाले के 10 लाख के 2005 में कितने बने होंगे, 1 करोड़ भी नहीं बने होंगे। 2005 तक 20 से 30 लाख बने होंगे, 2 से 3 गुना हुआ। अब ये वाले अपनी इन्वेस्टमेंट से खुश हैं, लेकिन ये वाले अपनी इन्वेस्टमेंट को एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनका पैसा कितने गुना बढ़ चुका है, 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब 10 करोड़ आपके पास है, अब वो 10 करोड़ अगर इन्होंने डाल दिया Web.2, मान लो इन्होंने अलीबाबा में डाल दिया। अलीबाबा की आपने एक स्टोरी सुनी है कि उसकी जो एक रिसेप्शन पे काम करती थी, उसने सिर्फ अपनी सैलरी के जुड़े हुए पैसे अलीबाबा कंपनी में इन्वेस्ट किए, तो सुनी ना वो, ठीक है, सभी ने सुनी, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हुई, वो पैसा उसका तकरीबन 5000 करोड़ से ज्यादा बन गया, सुना ना ये, सिर्फ सैलरी का जुड़ा हुआ पैसा। तो मैं तो बात कर रहा हूँ कि आपने 1 करोड़ या 10 करोड़ इन्वेस्ट किया Web.2 के अंदर, Web.1 में जो ग्रोथ मिली वो तो मिली। अब Web.2 क्या था, Web.2 क्या था, पढ़ने वाला कंटेंट भी था और देखने वाला कंटेंट भी था। यूट्यूब हो गया, ठीक है, इंस्टा हो गया, उसके बाद टिकटॉक हो गया, ठीक है। इनमें जिन भी कंपनी के अंदर जिस भी पर्सन ने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, जो भी इसके एंजल इन्वेस्टर बने, उनकी जो वर्थ है, किसी की 1000 करोड़ हो गई, किसी की 2000 करोड़। पेटीएम के अंदर हमने सुना ना, पेटीएम तो हमारे इंडिया की कंपनी है। पेटीएम में सन 2005 से लेके या 10 के बीच में, जब कब स्टार्ट हुई है सर पेटीएम, मुझे लगता है 9 या 10 में, ठीक है। तो 2005-10 में जिसने 1 लाख रुपए भी पेटीएम में लगाया, आज उसका वो अमाउंट 100 करोड़ है। कितना है, 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया Web.2 में लगाया, तो 2020 में वो 1 करोड़ आपका बन गया तकरीबन 1000 करोड़। कितना, 1000 करोड़। अब इधर वाले जमीन वाले बैठे हैं, इनका पैसा कितना हो गया 2020 तक, 1 करोड़, ठीक है। ना तो एक्सपर्टीज आपको जरूरत नहीं, ना ही एक्सपर्टीज की इनको जरूरत है। कोई डिग्री तो लेने की जरूरत नहीं जमीन लेने के लिए, इधर इन्वेस्ट करने के लिए भी कोई डिग्री की जरूरत नहीं। लेकिन आप चल रहे थे डिजिटल दुनिया के अंदर, ये चल रहे थे फिजिकल दुनिया में, ये चल रहे टेंजिबल एसेट्स में, और आप चल रहे थे डिजिटल एसेट्स। अब आप दोनों कंपैरिजन करें, सबसे ज्यादा प्रॉफिट में कौन, डिजिटल वाले, ये तो 1 करोड़ में पहुंचे। अब टाइम आ चुका है Web.3 होगा, ठीक है। अब जो Web.1 से भी फायदा उठा के बैठे हैं, Web.2 से भी फायदा उठा के बैठे हैं, अब जो पैसा आप Web.3 में लगाएंगे, मान लो 1 करोड़ का 1000 करोड़ बन गया,
अगर उस 1000 करोड़ में से सिर्फ 100 करोड़ रुपए आप लगा देंगे तो 2030 तक Web.3o का पैसा कितना हो सकता है? ये मैं कह रहा हूँ ये $100 बिलियन भी हो सकता है, मतलब 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, 2 लाख करोड़ भी हो सकता है। तो जो मीथर और जो नेक्सराइज है वो आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रही है? Web.3o का अपॉर्चुनिटी क्या दे रही है? Web.3o को रिप्रेजेंट कर रही है और उस सेगमेंट में आपको मौका दे रही है पैसा इन्वेस्ट करने का। अब आप देख रहे होंगे जो लोग आज मीथर नेक्सराइज में जो पैकेज बाय कर रहे हैं, अभी कल मैं संगरूर पंजाब में था तो वहां पर एक इंफिनिटी पैकेज एक आदमी ने बाय किया, उनका नाम था तरसेम लाल सिंह। अब तरसेम जी का लास्ट ईयर 22 साल का बेटा था, जवान बेटा, एक ही बेटा था, वो एक्सपायर कर गया एक एक्सीडेंट में। अब जाहिर सी बात है आदमी की दुनिया खत्म हो जाती है जब बेटा चला जाए, अब किसके लिए करे? लेकिन अब उनको बिजी भी होना था और एक हिम्मत जुटाई उन्होंने कि मैं मीथर में काम करता हूं। उन्होंने मीथर में काम किया, ब्लू डायमंड का रैंक लिया और कल उन्होंने अपना खुद का पैकेज, एक इंफिनिटी पैकेज बाय किया। और उस पैकेज को बाय करने का मोटिव था कि आज मान लो हमारी औलाद चली गई, ठीक है, लेकिन कई औलाद ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो बेसहारा है, तो हम एक ऐसा ट्रस्ट रन करेंगे इस पैसे से जो भी इंफिनिटी पैक से आएगा, जो लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, मेरा बेटा चला गया लेकिन बेटे की याद में वो एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो शायद हम में से कोई भी ना कर। ठीक है, और उस काम करने के लिए उन्होंने इंफिनिटी पैक कितनी अमाउंट का पता आपको? इंफिनिटी पैक कितनी अमाउंट का? $1 लाख का है। कितने का है? $1 लाख, मतलब 90 लाख रुपए का उन्होंने पैकेज बाय किया सिर्फ लोगों के लिए, कि जो बच्चे बेसहारा हो चुके हैं, माँ बाप का साया जिनके ऊपर से उठ चुका है, उनके लिए हम इस फंड को यूज करेंगे। ठीक है, एक ट्रस्ट ऐसा बिल्ड करेंगे। अब वो जो आज उन्होंने $1 लाख लगाया है, 2030 अभी 8 साल बाकी हैं, वो कम से कम अमाउंट उनका, कम से कम जो $1 लाख आज लगाया वो $1 बिलियन मिनिमम बने। अब 1 बिलियन कितना होता है पता आपको?